कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक छूटा था कि मेटरनी काल किसे कहते हैं? ये था ना, मेटरनी काल शब्द क्या समझते हैं? कौन बता सकता है? 48 ईस्वी तक का जो काल कहा जाता है उसे मेटरनी काल कहा जाता है। और थोड़ा सा मेटरनी के बारे में जोड़ देना उसमें, और क्या मेटरनी कैसा आदमी था, जनता के लिए क्या करता था, जनता का भलाई कैसे करता था, उसके बारे में अब लोग उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लुई सोलहवां, हालांकि स्टार्ट हुआ था हम लोग को लुई सोलहवां से। लुई सोलहवां कहाँ का राजा था? फ्रांस का था। लुई सोलहवां को किस पे मारा गया था? गिलोटिन पे। इसको मरने के बाद कुछ समय के लिए, यानी 15 से 14 साल के लिए राजा बीच में कौन बना? लुई 17वां। लुई 17वां कौन था? उसका बेटा था। लाइक किताब में नहीं दिया गया है, इसको डीप में जाके डिटेल्स में जाके पढ़ो तो पता चलेगा। तो लुई जो 17वां था वो लुई 16वां का बेटा था। लेकिन लुई 16वां के बाद नाम आता है उसके बाद नेपोलियन का। बीच में नेपोलियन राजा बना था, नेपोलियन भी खत्म हो गया, उसके बाद राजा कौन बना? लुई 18वां। अब समस्या ये आता है कि लुई 18वां जो राजा बना, लेकिन ये किसके इशारे पे नाच रहा था? मेटरनी के इशारे पे। मेटरनी के इशारे से चलता था। अब मेटरनी किसको राजा बनना है तो जाहिर सी बात है जैसा मेटरनी कहेगा वैसा लुई 18वां करेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे किसी को डाउट है भाई ये लुई 16वां गया कहाँ था, कहाँ गया था? तो सोचा जेल में मर गया था। जेल में मर गया था। 17वां जेल में मर गया था। हो सकता है जब लुई 16वां को मारा जा रहा था उस समय लुई इसके बेटा पे दया कर दिया गया होगा, बंदी बना लिया गया होगा। किताब में नहीं दिया गया, मतलब एनालाइज कर रहा है कि लुई 17वां को हो सकता है जेल में डाल दिया होगा पकड़ के उस समय, ये तो पैक रहो उसके लुई 16वां को, और उसको बेटी को मार दिया। किसने मारा? अब ये देखना कि ये जो लुई 16वां का लुई 18वां कौन था? भाई था। लुई 16वां का जो लुई 18वां था वो भाई था। भाई, और जाहिर सी बात है जहाँ पे लुई आया वो कौन सा वंश का हो गया? बोर्बो राजवंश का। तो ये भी खतरनाक ही होगा। खतरनाक का मतलब भ्रष्टाचारी, स्वादी जैसा होगा, बदमाश होगा। राज करो लेकिन जनता का भलाई मत करो। लेकिन हम बताए थे कि अगर कोई बुराई कर रहा है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो अच्छाई करने के लिए कोई ना कोई जरूर जन्म लेता है। तो कोई होगा जो भैया ये लुई 18वां से लड़ने के लिए तैयार होगा, और लुई 18वां से भी नहीं, मेटरनी से लड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि सारा किसका चल रहा था? मेटरनी का। हुआ भले राजा के पद पे कौन था? लुई 18वां, लेकिन सारा चल रहा था मेटरनी का। तो जब भी मतलब कि बदमाश का एंट्री हुआ तो हीरो का एंट्री जरूर हुआ, और हीरो था मेजनी। लड़का का नाम है। अब मेजनी बोला कि चल भाई हम तुमसे भिड़ते हैं, जितना तुम्हारा दम है लगा लो। और मेजनी अच्छा इंसान था, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, जो लोगों के सिर्फ लोगों के बारे में सोचता था। जाहिर सी बात है लोगों के अगर बारे में सोच रहा होगा जनता का भलाई करेगा, जनता के लिए कुछ अच्छा सा काम करेगा। तो मेजनी आता, मेजनी मेटरनी से लड़ने के लिए तैयार होता है कि तुम अपना शक्ति लगाओ, हम अपना शक्ति लगा दो। तो मेजनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेजनी कौन था। ये एक तरीका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी कौन था। तो हालांकि यहाँ पे की पॉइंट लिखे मेजनी के बारे में, ये आंसर नहीं है, की पॉइंट है। ये आंसर में तुमको डालना होगा, और जब यही आ जाएगा तो आंसर तो अपने आप 3 से 4 लाइन का बन जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हम लोग से यही पूछा जाएगा कि मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी। अब ये जाहिर सी बात है जनता के लिए सोचता था, और मेटरनी को भगाना था, मेटरनी को हराना था। तो इसको जनता का सपोर्ट चाहिए था।
क्या बिना जनता के सपोर्ट से ये कुछ कर पाता? नहीं। अगर कोई मुखिया भी बनता है तो क्या वो अकेले बनता है? उसको सपोर्ट चाहिए होता है जनता का, तभी तो वोटिंग के समय मतलब छोटा बच्चा को क्या पड़ता है, यानी छोटा बच्चा वाला हम लोग को उम्र को क्या पड़ता है, और उसके बाद फंसाने का भी नहीं। तो अब मेजनी को लगा कि अगर लोग हमको पसंद कर रहा है, लोग हमको जान रहा है, लोग हमारे सपोर्ट में है, तो क्यों ना एक नागरिक आंदोलन चलाया जाए। नागरिक आंदोलन का मतलब जनता का आंदोलन, किसके खिलाफ? मेटरनी के खिलाफ। तो मेजनी ने एक नागरिक आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1800। सारा का सारा मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805। मेजनी ने नागरिक आंदोलन कब चलाया? 1820। मेजनी ने यंग इटली का भी स्थापना किया। हालांकि इटली को कितने भागों में तोड़ा गया था? 300 भागों में तोड़ा गया था। इटली को मतलब 300 छोटे छोटे राज्यों में तोड़ा गया था। तो ये बेचारा इटली पहले से कमजोर था। अब बताओ, मान लो रामनगर है एक एरिया इतना बड़ा, अगर इसको अलग अलग हिस्सा में बांट दो तो कितना बन जाएगा? छोटा छोटा बन जाएगा ना। अभी एकता है, अलग अलग अगर बढ़ जाएगा तो एकता रहेगा, कमजोर बन जाएगा ना, कोई भी आकर अटैक कर सकता है। तो यंग इटली ने स्थापना की। अब यंग से ही पता चल रहा है, यंग नौजवान लोग। अब भैया नौजवान ही ऐसा होता है तो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहता है। पैसा नहीं देखता कि अगर पैसा कितना है, उसका पावर है कितना है, पता नहीं। यंग इंसान में खून ऐसा चीज होता है ना कि किसी से भिड़ने के लिए तैयार होता है। जैसे कि हम लोग का उम्र है तो इसके पास कितना पैसा हम लोग ये नहीं देखते। तुम अपना घर के हो तो अपना घर के रहो, क्या मारोगे मारेंगे, सिंपल। तो यंग इटली यानी कि इसमें यंग लोग ज्यादा शामिल था। और यंग का एक खून होता है बहुत जबरदस्त, जो कि किसी से भिड़ सकता है। तो यंग इटली की स्थापना कब किया मेजनी ने? 1831 ईस्वी में। अब ये यंग इटली जैसे कि बढ़ रहा था आगे, मतलब इसका आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था मेटरनी के खिलाफ। अब मेजनी को लगा अब इटली के लोग तो साथ में है ही, क्यों ना यूरोप के लोग को साथ में किया जाए। जैसे कि अगर हम बोले, जब मुखिया खड़ा होता है तो एक गांव में जाता है, सबसे पहले एक गांव से शुरुआत करता है। अब उसको लगता है कि इस गांव में मेरा वोट हो जाता है, तो क्यों ना दूसरे गांव में भी चला जाए, वहां के लोगों से मिला जाए। ऐसे ही होता है ना, तो फिर दूसरे गांव में जाता है। सेम यही कंडीशन है कि पहले इटली को क्या किया? पहले इटली को अपना बनाया। अपना बनाने का मतलब इटली के जितने भी यंग लोग थे पहले उनको साहस दिया और मेटरनी के खिलाफ आवाज उठाने को बोला। तो अब मेजनी को लगा कि जब इटली अब हमारे साथ है तो क्यों ना एक कदम और आगे बढ़ा था, यूरोप में चला जाए। उसके बाद फिर यंग यूरोप की स्थापना करता है। कब? 1834। और धीरे धीरे पूरा इटली, पूरा फ्रांस, पूरा यूरोप को क्या किया मेजनी ने? अपना बना लिया। अपना बनाने का मतलब कि सारा जनता उसके फेवर में आ गया। किसके फेवर में? मेजनी के फेवर में। किसके खिलाफ? मेटरनी के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है कि जब इसका इतना सपोर्ट है मेजनी का, भैया अब तो जो राजा है उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वहां की जनता सपोर्ट किसको कर रहा है? हम जिस देश के राजा हैं, हमको ना लोग सपोर्ट कर, किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो समझो को वो इंसान कितना पावरफुल अपना जगह बना लिया उस गांव में या उस जगह पे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेजनी की एक और बात बोला जाता है कि इटली का एकीकरण का मसीहा। देखो इटली को कितने भागों में तोड़ा गया था? 300 भागों में। और 300 भागों को जोड़ने का काम किसने किया? मेजनी किया। इसीलिए मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा। एकीकरण का मतलब टूटा हुआ भाग का 300 एक जगह सब क्या किया? एक बना दिया, इटली को पीस स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसलिए इटली के एकीकरण को और एकीकरण का मसीहा किसको बोला जाता है? मेजनी को बोला जाता है। मेजनी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही नहीं था, यह लेखक भी था। यानी कि मेजनी जो था वो लेखक भी था। लेखक एवं दार्शनिक था। दार्शनिक था।
मेजनी की लेखक और दार्शनिक था। लेखक तो सबको समझ में आता है कि जो कुछ लिखता है, लिखने का काम करता है, अपना बुक को पब्लिश करता है, लेखक बोलते हैं। ये दार्शनिक क्या होता है? कौन बता सकता है दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक क्या होता है? तो दार्शनिक का मतलब होता है जो आगे के बारे में थोड़ा सा पहले ही जान जाए। हम लोग उसको अपना भाषा में बोलते हैं थोड़ा भविष्यवाणी कर देना। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है उसका थोड़ा बड़ा क्या करता था, मेजनी पता लगा लेता था। उसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक बोलते हैं। सुनाया? तो मेजनी, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मेजनी क्या था, अगर ऑप्शन में तुम्हारा रहता है लेखक, कवि, या फिर दो और ऑप्शन होगा या जैसा भी ऑप्शन होगा, तो उसमें हम लोग को ध्यान देना है मेजनी क्या क्या था, लेखक। अगर लेखक नहीं डालकर अगर दार्शनिक वाला ऑप्शन बनाया होगा तो मेजनी क्या था, दार्शनिक था। इस चीज को याद रखना। ये जब छोटा छोटा पूरे भाग में बटा हुआ था 300 भागों में, इसलिए उसको मेजनी उसको जोड़ने का भी प्रयास किया। अब एक और संगठन का स्थापना किया जिसको बोलते हैं कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी कार्बोनरी संगठन की स्थापना। मेजनी ने एक और संगठन की स्थापना करता, उस संगठन का क्या नाम था, कार्बोनरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारा पूछा हुआ है। अभी कोई ना कोई साल देखना, यहाँ से तो क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया। कब किया था? में दिया वैसे 512 में देखो उसमें है नहीं होगा, याद नहीं है वो कार्बोनरी संगठन का कब किया था, लेकिन इतना तो पता है कि इसी के बीच में किया होगा। तो पता कब, 1830 से लेकर 1834 या 35 के बीच में किया होगा, इतना पता है। एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ सोचो जब नागरिक आंदोलन शुरू किया 1830 में, यंग इटली का स्थापना कब किया 31 में, यंग यूरोप की स्थापना कब किया 34 में, तो यहीं पे कोई जो कार्बोनरी संगठन बनाया होगा तो इसी के आगे पीछे बनाया होगा। तो हम लोग को ये याद रखना है कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने। तो कम से कम लगता है तुम लोग का सारा आंसर तो मिल गया कि मेजनी कौन था। अगर अब बोलेगा कि सर ये तो की पॉइंट लिखना है, की पॉइंट का मतलब कि नोट इस टाइप से पॉइंट बना के आंसर कैसे लिखा जाए, इसको आंसर ग्रुप में बना दो। आंसर कैसे लिखना है रीड करके बता रहा है। आंसर सिंपल सा लिखना कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में, जो कि जिनेवा में हुआ। ये चीज भूल गए थे, याद रखना कहाँ हुआ था, जिनेवा में, जिनेवा में। अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि भैया मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, जिनेवा में हुआ था। देखो हम बता रहे कि आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था, तो आंसर लिखना है कि मेजनी का जन्म यहाँ शुरू करना है कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। यह बोल सकते यह एक बहुत अच्छा लेखक था और दार्शनिक भी था। और इसने नागरिक आंदोलन 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन की स्थापना की, फिर नागरिक आंदोलन चलाया। आंसर बता रहा उसमें कैसे लिखते जाना है। और यंग इटली की स्थापना भी किया 1821 ईस्वी में। मेजनी ने 1834 में फिर यंग यूरोप की स्थापना की। मेजनी ने एक और संगठन की स्थापना की जिसका नाम था कार्बोनरी संगठन। तो ये तुम्हारा जो की पॉइंट याद कर लेगा तो आंसर तो बन गया ही। बस इसको इस फॉर्मेट में ना बना के लंबा वाला फॉर्मेट में लिख देना है, तो नया आंसर कैसे बन रहा है। इसीलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर ही है। ये ऐसे भी लिखा गया तो और बेस्ट है। पता है कैसे कि जो कॉपी चेक करेगा उसको क्लियर दिखेगा।
तो इसीलिए इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि बोर्ड को काटते चलना। ये है चैप्टर का की पॉइंट, मतलब कि मेन चीजें। और जो इसको रट्टा मार लिया ना, उसका क्वेश्चन आंसर जरा सा भी ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक का मतलब जरा सा भी नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा। तो समझ में आ गया मेरे ने कौन था? आप आंसर दे देगा ना? बोलो। हाँ, इटली आदमी का नहीं नाम है, इटली एक देश का नाम है, ठीक है। हालांकि सही है, तब तो मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि डाउट नहीं आ रहा। अब डाउट पूछने वाला इसके पर डाउट बहुत ज्यादा रहता है। डाउट चलो, इटली एक देश का नाम था। अब एक इटली होता है खाने वाला, खाने वाला भी इटली नहीं, और आदमी का भी नाम नहीं, एक देश का नाम। ऐसा हमारा देश का नाम है। अब हमें ध्यान रखना कि आंदोलन कुल 3 आंदोलन हुआ था, कुल 3 आंदोलन हुआ था, कुल 3 आंदोलन, कुल 3 आंदोलन हुआ था। कौन कौन हुआ था भैया? तो पहला आंदोलन हुआ था तुम्हारा, सोच लो पहला आंदोलन कब हुआ था? भूल गया ना? अरे गलत हो। लूसनामा आंदोलन ही न हुआ था लूसनामा के समय, बिलोटी पे इसको मारा गया था। तो एक प्रकार का आंदोलन ही था। तो कब हुआ था? 1789। कब हुआ था? 1789 यानी कि पहला आंदोलन बोल सकते हैं। पहला आंदोलन कब हुआ था? 1789। और दूसरा जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1830 ईस्वी में। और तीसरा जो आंदोलन हुआ था, तीसरा आंदोलन हुआ था 1848 ईस्वी। खैर अभी तक तो हम लोग एक ही को पढ़े हैं, दूसरा पे पहुंचे हैं आज। हम लोग 1789 का आंदोलन समझ चुके क्यों हुआ था। लूसनामा की वजह से हुआ था ना, लूसनामा की वजह से हुआ था ना। तो हम लोग का टोटल 3 आंदोलन हुआ था। पहला 1789 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1830 में, और तीसरा होगा 1848 यानी कि तीसरा जो हुआ था 1848 ईस्वी में। 3 आंदोलन हुआ था। तो हम लोग ये तो आंदोलन पढ़ चुके हैं ना, ये आंदोलन पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा 1830 का आंदोलन। क्या देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो ये दूसरा आंदोलन को पता क्या बोला जाता है? बोला जाता है 1830 की यूरोपीय क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। इसको बोला जाता है 1830 की यूरोपीय क्रांति, यूरोपीय क्रांति। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। तुम लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब कब हुआ? तो 1789, 1830 और 1848 ईस्वी में। हम लोग 89 पढ़ लिए। देखते हैं कि 1830 की यूरोपीय क्रांति क्या था, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है कि सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में बताओ उस समय का सम्राट कौन था? 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? मतलब कि राजा कौन बना था? अगर सम्राट की बात करें तो कौन था? लुई 18वां राजा था भाई। लुई 18वां क्या था? सम्राट था। सम्राट था, यानी कि सन 1815 की बात करें तो उस समय का राजा हमारा कौन था? सम्राट कौन था? तो लुई 18वां था। और 1824 में, सन 1824 में, 1824 ईस्वी में लुई 18वां का मृत्यु भी हो गया था। लुई 18वां का मृत्यु हो गया था।
यानी कि यहाँ से तुमको निकल कर आता है कि लुई 18वां सम्राट कब बना था? 1815 ईस्वी में। लुई 18वां का मृत्यु कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि लुई 18वां का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। इसको ध्यान देना, पेरिस में हुआ था। पेरिस में, पेरिस में। यानी कि लुई 18वां जो मरा वो किस जगह पे मरा था? पेरिस में बना मरा था। कब मरा था? 1824 ईस्वी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब अगर लुई 18वां मरा तो भैया फिर राजा कौन था? भैया आंदोलन 1830 में कर रहा है तो पहले ही राजा कैसे बन रहा है? वो तो पहले आंदोलन करेगा, मेदी को भगाती है, मेटरनी को भगाएगा, तब ना राजा बनेगा। मेटरनी राजा बनने का शौक नहीं था उसको, वो तो खुद राजा था। सारे राजा उसके हाथ में थे। वो राजा बन के क्या करता? वो तो राजा में इशारा भी चलाता था। उसको राजा बनने से क्या फायदा? कोई फायदा है? तो राजा तो सब उसके हाथ में था। लुई 1908 तो नहीं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे लुई 18वां मरा, आपकी मृत्यु हुआ, पेरिस में हुआ, लेकिन नया सम्राट बना, नया सम्राट, और उसका नाम था चार्ल्स दसम। नाम था चार्ल्स दसम। यानी कि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि लुई 18वां के मृत्यु के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो चार्ल्स दसम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है, चार्ल्स दसम एग्जाम में 3 तरीके से आता है। चार्ल्स दसम, एक्स का मतलब 10 भी होता है ना, और चार्ल्स एक्स ऐसे भी आता है। एक्स का मतलब होता पहले। देखो जैसे 1824 ईस्वी में लुई 18वां का मृत्यु हुआ तो नया राजा कौन बना? चार्ल्स दसम को 3 तरीका से लिखा जाता है। एग्जाम में तुमसे कुछ भी तरीका पूछ सकता है। चार्ल्स दसम भी पूछ सकता है, चार्ल्स एक्स भी लिख के पूछ सकता है कि चार्ल्स एक्स का मतलब 10 होता है ना रोमन नंबर में, अब चार्ल्स एक्स को वर्ड लेटर में लिख देगा एक्स। ये समझना है, बात तो वही है। और गणित में नहीं देख सकता। गणित में नहीं पूछे, गणित में पूछा ही नहीं है तो पूछता तो हम नहीं बता देते। गणित में भी आएगा चार्ल्स ऐसे कभी पूछा ही नहीं है। इस 3 तरीका से पूछ सकता है। तो असुरा ये इतना खतरनाक था ना, पता कैसा राजा था? ये जनता के लिए भलाई करना चाहता था। इसके मन में रहता था कि क्यों ना जनता को थोड़ा सा भलाई किया जाए, लेकिन ससुरा किसके हाथ में था? मेटरनी के हाथ में। वो करने देगा कभी भलाई? ये भी रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी का मतलब समझ में आता है ना कितना खतरनाक? बहुत ही खतरनाक, जनता के लिए कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? भैया चार्ल्स दसम कैसा राजा था? तो रूढ़िवादी राजा था। 1824 में लुई 18वां के मृत्यु के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो चार्ल्स दसम या चार्ल्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? मेटरनी के हाथ में। अभी भी कंट्रोल मेटरनी के हाथ में था। जाहिर सी बात है, मेटरनी भैया जैसा कहेगा वैसा तो चार्ल्स दसम को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ नेपोलियन नहीं था। नेपोलियन तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसको घमंड ही आ गया था तो भैया किंग सरदार को अपना जीत लिया जाए। मेटरनी को भागने का समय अब आ चुका है। यार मेटरनी बड़ी चालाक था यार। अब देख लो, कभी भी जो समझदार इंसान होता है ना,
तो राज खुद नहीं करना चाहता है, राज खुद करेगा लेकिन उसका उसके इशारा की सब पे नाचेगा, मतलब कि करवाएगा किससे, खुद ही ऐसे हो जाएगा। मेटरनिक वही था, चाहता तो नहीं राजा बन सकता था, इतना खतरनाक था, लेकिन पूरा राजा को अपना बस में चलाता था और आराम से ऐश करता था। नेपोलियन किसने, देखो मेटरनिक को उतना भी किसी से टेंशन नहीं रहता था, लेकिन वो जिससे भिड़ता था ना उसको भी बर्बाद कर देता था। समस्या ये जल्दी भिड़ता नहीं था वो किसी से, इतना भी खराब नहीं था कि मतलब राजा मैंने किसी को मारने चल गया, नहीं, लेकिन उससे जो भिड़ जाता था ना फिर उसको बर्बाद कर देता था। नेपोलियन आखिर रूस को साथ देने आ गया था ना, क्या फायदा हुआ? रूस का जो राजा होगा उस समय किसके हाथ में होगा? मेटरनिक हाथ में। तो जाहिर सी बात है अगर रूस को नेपोलियन जीत लेता तो मेटरनिक को चढ़ाई कर सकता था कि नहीं कर सकता था, इसलिए उसको साथ देने आ गया। भैया मेरा चेला को तुम मारोगे मेरे रहते हुए, मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोच रहा होगा। तो देखो जैसे ही चार्ल्स दसम बना ना, राजा बना, 4 नियम निकाला। कितने नियम? 4 नियम। जैसे चार्ल्स दसम राजा बना, दूसरा 4 नियम निकाला, और 4 नियम इतना खराब नियम था। देखो आगे आगे होता है क्या। पहला, चार्ल्स दसम ने क्या किया कि चर्च शक्ति को बढ़ावा देती, चर्च शक्ति को बढ़ावा दे दिया। ये चर्च शक्ति क्या होता है सर जी? हम लोग पूजा पाठ करने कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं ना। मुस्लिम लोग कहाँ जाता है? इसलिए ईसाई लोग का जो पूजा पाठ करने का जो जगह होता है कहाँ होता है? चर्च। तो अब एक बात बताओ, तो अगर 4 नियम बनाया चार्ल्स दसम ने, अरे चर्च शक्ति को बढ़ावा दे दिया, तो भाई जनता को क्या दिक्कत आती है? क्योंकि जो जिसमें देखो ईसाई लोग में 2 वर्ग बड़ी खतरनाक था, 2 वर्ग बहुत फेमस था। एक था कुलीन वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जैसे नेपोलियन आया था इन लोगों को दबा के रख दिया था। समाज में हम लोग वैल्यू किसको देते हैं? जो पढ़ा लिखा होता है पंडित को वैल्यू देते हैं। दो को वैल्यू देते हैं ना, पंडित को, और ये पैसा वाला होता है। तो ये उस समय में 2 लोग बहुत खतरनाक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे, बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि नेपोलियन ने सबको दबा के रख दिया था। लेकिन भैया जैसे इन लोग बना, ये वाला रूढ़िवादी जितने भी नेता लोग बना, राजा बना, इन लोग को शक्ति को बढ़ा दिया। अब इन लोग फिर से बौखला गया भाई, मतलब गरीब लोगों को बुरी नजर से देखना या खराब नजर से देखना या हेल्प न करना, ये फिर से आ गया नियम। कुलीन वर्ग को मतलब बोला जाता है कि जो समाज में पैसा वाले लोग था ना, पैसा वाला, उसको बोला जाता है कुलीन वर्ग। और जो पंडित लोग थे ना, ईसाई वाले में जो पंडित लोग, उन लोग को पादरी वर्ग बोला जाता है। अब इन दोनों का वैल्यू समाज में उस समय बहुत ज्यादा। नेपोलियन दबा के रखा था, लेकिन नेपोलियन गया तो फिर से पड़ गया। और जैसे चार्ल्स दसम से थोड़ा बना राजा, तो फिर से 4 नियम लागू किया, चर्च शक्ति को बढ़ावा दे दिया, मतलब कि फिर से इन लोग ससुरा आएगा और गरीब लोगों को सताएगा। पहला, अब इससे जनता खुश होगा कि ना खुश होगा? जाहिर सी बात है ना खुश होगा। ये था पहला। दूसरा नियम, यहां तक समझ में आया किसी को? किसी को डाउट? किसी को डाउट? डाउट नहीं? दूसरा नियम था
मताधिकार सीमित कर दिया, मताधिकार सीमित कर दिया, सीमित कर दिया। ये क्या होता है? देखो चार्ल्स दसम को पता था कि हम बहुत खराब राजा है, वो जनता पसंद नहीं करता है। अगर वोट होगा तो जनता हमको वोट नहीं देगा। नियम क्या निकाला? मताधिकार को सीमित कर दिया। मतलब कि चार्ल्स दसम को कहना था कोई भी जनता वोट नहीं देगा, सिर्फ सामंत लोग वोट देंगे, सिर्फ सामंतों वोट देते। अब पता है कि सामंतों कौन होता था? राजा का ही होता था आदमी। जनता वोट देता तो चार्ल्स दसम को पता था कि हम बहुत खराब राजा हैं, हमको कोई भी वोट नहीं देगा, इसलिए नियम ही बदल दिया। क्या बोला कि भैया जनता लोग कोई भी वोटिंग नहीं करेगा, वोट करेगा सिर्फ सामंत लोग। और सामंत राजा का ही आदमी होता था, तो इन लोग चार्ल्स दसम को न वोट देता। दूसरा नियम। अब बताओ इससे भी जनता खुश होगा कि ना खुश होगा? ना खुश होगा। तीसरा नियम जो कि सबसे खतरनाक नियम, पोले ग्रेक को प्रधानमंत्री बना दिया। ये पोले ग्रेक कौन है? हम बोले थे कि इतिहास का सबसे कोई खराब आदमी है तो कौन है? मेटरनी के बाद जो खराब आदमी था तो यही था, पोले ग्रेक। ये पता क्या करता था? ये गरीब लोगों को तो देखना तक नहीं चाहता था। मदद करना तो दूर की बात है, जनता के बारे में सोचना तो दूर की बात है। ये गरीब लोगों को पोले ग्रेक देखना तक नहीं चाहता था। और सोचो जैसे ही चार्ल्स दसम राजा बना, ससुरा प्रधानमंत्री किसको बना दिया? मतलब जनता पे कितना अत्याचार होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। चार्ल्स दसम खुद से बनाया इसको कि मेटरनी के काफी नहीं, सारा मेटरनी का चल रहा था, लेकिन नियम होता है यहाँ पे कि राजा प्रधानमंत्री और राजा चुनेगा। भले मेटरनी के इशारा से ही सब हो रहा होगा, लेकिन नियम होता है कि राजा प्रधानमंत्री चुनेगा। एग्जाम में तो ये नहीं ना कहेगा कि सारा से काम करते हैं, यहाँ तो ये ना बोलना पड़ेगा कि चार्ल्स दसम अपने शासन काल में किसको प्रधानमंत्री बनाया था। इसमें तुमसे ऐसे ना पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा कि मेटरनी बोल रहा होगा किसको करो किसको करो। जो एग्जाम में तुमसे पूछेगा हमको वो चीज बताना है। एग्जाम में ये पूछेगा कि चार्ल्स दसम जो था अपने शासन काल में प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो पोले ग्रेक को बनाया था। अरे इतना खराब इंसान था, गरीब लोग को देखना तक नहीं चाहता था, क्या मदद करेगा, क्या हेल्प करेगा? मताधिकार मिला कब था गरीब लोग को? मताधिकार कब मिला था गरीब लोगों की? हटा दिया चार्ल्स दसम। अभी आएगा, अभी देखो तो आगे होता क्या। जैसे ही प्रधानमंत्री बना, अब जनता लोग मतलब कि सड़क उतरना शुरू कर दिया। अब बोला भाई अब और नहीं। तो जैसे ये चार्ल्स दसम पोले ग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया, अब जनता पूरी तरीके से बौखला गया। समझो इतना तो खतरनाक तरीके से बना ही रहा था नियम, अब और नहीं तो पोले ग्रेक को भी प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि जनता को गरीब लोगों को देखना तक नहीं चाहता था। तो 25 जुलाई 1830 को ये 4 नियम बनाया गया। मतलब कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार्ल्स दसम ने 4 नियम कब बनाया था? तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 नियम लागू होता है। और जैसे ही ये नियम अप्लाई हुआ, मतलब कि पहले तो नोट किया होगा कि ये नियम बनाना है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई नियम चलता है तो पहले नरेंद्र मोदी क्या तुरंत कर देगा, पहले लिखाता होगा, कोर्ट में पेश होता होगा, या फिर असेंबली में जाता होगा और नियम लगता हो कि ये नियम अब रखना है, तो फिर पूरे जनता में, पूरे भारत में पब्लिश कर दिया जाता है कि ये नियम लगेगा। तो ये 4 नियम जैसे ही 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लागू हुआ, और जस्ट उसके अगले दिन यानी कि 26 जुलाई 1930
1830 को सारा जनता सड़क पे आ गया कि भैया अब और नहीं सहेंगे, बहुत कर लिया। तीसरे नियम हुआ। चौथा नियम का तो बता रहे हैं कि जो जज शक्ति था ना, इसमें हम इसी में ऐड कर दिया है। जज शक्ति था ना, जज शक्ति को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे अगला पॉइंट ये था कि पुत्री वर्ग और पादरी वर्ग इसमें उभर के आए, या फिर ये पॉइंट ये था कि इसमें मताधिकार में सामंत लोग को अधिकार देना, मतलब कि सामंत लोग ही इसको वोटिंग कर सकते थे राजा को। चौथा पॉइंट ये बन सकता है, इसलिए चौथा पॉइंट को लिखे नहीं। तो जैसे ही जो देंगे तो 5 हो जाएगा। दोनों को इन्हीं को बना लेना है, तो इसको बना दो, इसको ड्रॉप करना, इसको बना दो, इसको ड्रॉप कर देना, सिंपल। तो जैसे ही 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जैसे ही नियम लागू हुआ, 40 में नियम निकाला, जस्ट उसके एक दिन बाद यानी कि रात भर का समय से लगल था, सारा जनता सड़क पे आ गया, बोले भाई अब तुम्हारा नहीं चलेगा। और आंदोलन करना क्या किया, शुरू किया। अब इस समय इतना जनता गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि आंदोलन तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया। बोला कि भाई तो नियम लगाया है तो ज्यादा दिन तक तुमको टिकने नहीं देंगे। मात्र 3 दिन आंदोलन चला था, क्योंकि जनता इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था। उन्होंने बोला कि भैया ये आंदोलन को ज्यादा तक चलाना ही नहीं है, जल्दी से 4 को मारो, भगाओ, उसको जान से मार दो। गिलोटिन को तो लूसोनावा को काटा था, चलो गरासा से काटते हैं। लेकिन जैसे चार्ल्स दसम को भनक लगा भैया अब बचना, लूसोनावा के जैसा ही मारेगा हमको भी, हमारे बेटी को भी मार देगा। तो 31 जुलाई को चार्ल्स दसम यानी कि 31 जुलाई यानी कि जस्ट 4 दिन बाद, 3 दिन आंदोलन ही चला। 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भाग गया, अपना देश छोड़कर अपना राजा का पक्ष को भाग गया। अब भाग गया सबसे इंग्लैंड। इंग्लैंड का है क्या? आपने तो ऑस्ट्रिया से अब यहाँ पे समस्या आता कि सबको इंग्लैंड ही भाग के कहा जाता था, और भी भाग के गया था, इंग्लैंड ही भाग के गया था। आगे आएगा इंग्लैंड में ऐसा क्या था भाई, इंग्लैंड ही मात्र उस समय का ऐसा देश था जहाँ पे कोई भी जाने के बाद वहाँ पे कोई मरने का, कोई भी पिटाने का संभावना थी, मानी कि सेफ जगह था, सेफ जगह बोल सकते हो। सोचो कहाँ भाग गया है चार्ल्स दसम, इंग्लैंड। कब भाग गया, 31 जुलाई। यानी कि देखो 25 को नियम बना, 26 को जस्ट के अगला दिन सारा जनता सड़क पर उतर गया कि और अब तुम्हारा और नहीं चलेगा। और जस्ट 3 दिन ही आंदोलन चला, और चौथा दिन लगा चार्ल्स दसम को कि भैया हमको भी गड़ासा से काटेगा। 31 जुलाई को भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई चार्ल्स दसम भाग के कहाँ गया था, कहाँ गया था, इंग्लैंड चला गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ये भागा, अभी भी थोड़ा अच्छा पॉइंट समझने के लिए है, 3-4 पॉइंट थोड़ा ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा सब हो नहीं सकता है, अब नहीं समझ में आएगा सब होने नहीं देगा। सर हमको पता है, मेरा फीलिंग, हमको इंटरनल फीलिंग हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, सब होने नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बता ही रहे हैं इस तरीका से, हमको नहीं आया। चलो वो भी जब इसको तो आगे नहीं समझ में आ रहा है हद तो मतलब तब आता कोई दाव नहीं उठता है, दाव उठने वाली तो ये को बैठ हुई है सर, तो दाव उठ तो पूरा दबा के डाउट नहीं आता है तो मजा नहीं आता है। अब डाउट एक ही दूसरा पे करता है सर, मैं नहीं समझना, थोड़ा सा ठीक है। तो तुमको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है डाउट महाराज, नहीं आया। तुमको डाउट महाराज कहाँ नहीं समझ में आया, सॉरी डाउट महाराज नहीं, डाउट महारानी, कहाँ नहीं समझ में आया, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आया। चलो देखो, तो 31 जुलाई को भाग के कहाँ चल गया चार्ल्स दसम, इंग्लैंड। तो एक बात बताओ, इंग्लैंड कैसा रहा, चार्ल्स दसम कैसा रहा, रूढ़िवादी, किसकी सारे पे नाच रहा था, मैटरनी के सारे पे। और जैसे ये भागा, समझो कि यहाँ के सबसे बेस्ट पॉइंट है, बुर्बो राजवंश का संस्थान बुर्बो राजवंश, लेकिन वो तो ये नाम बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई।
एक दिन जलाया था तो फिर मैं समाप्ति हो गई। ऐसा डेटा के कानून होता है। जैसे भागा उसके बाद गुरु राजवंश की समाप्ति हो गया, मतलब कि अब जनता बहुत खुश। मेटरनी कहाँ था? मेटरनी तो बात और मेटरनी को मतलब नहीं रहता था, मेटरनी कुछ चला के इंसान था, खुद नहीं भीड़ में आना, पता था कि मार देगा जनता। जनता जब गुस्सियाता तो देखता है कि तुम कौन हो, कैसा हो, सबको मार देता है। सामने नहीं आता था, मेटरनी को चलाक था, चलाक इंसान बहुत बुद्धि से काम लेता है। तो वो बुलवा बुलवा के मरवाता था, किसी के पास नहीं जाता, पता था कि वहां जनता भड़क गया तो उसी भीड़ में कुचल देगा। तो बुलबुल राजवंश की समाप्ति हो गया। अब बुलबुल राजवंश की जैसे ही समाप्ति हुआ भैया, सारा जनता को थोड़ा सा राहत का सांस मिला और एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी कि वहां जैसे फ्रांस में ये भागा चार्ल्स, वहां एक अच्छा नियम कानून बना और वैसा नियम कानून था कि किसके हित में था, जनता के। अब जनता पूरी तरीके से क्या हुआ, खुश हो गया। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और अच्छा बनता है कि जैसे ही अच्छा ये तो गुरु राजवंश की समाप्ति हो गया, तो कोई तो राजवंश आया होगा ना, कोई तो राजा, ठीक है 4 राजा भाग गया, तो क्या देश ऐसे खाली रहेगा? देश को राजा चाहिए ना। लेकिन अब वंश भी खत्म हो गया, राजा के साथ में वंश भी तो खत्म हो गया, तो वंश भी आएगा और राजा भी आएगा, और दोनों आएगा, बहुत ही बेस्ट होगा। तो एक जैसे ये भागा तो एक वंश की स्थापना होता है और वो है आर्लेयंस। आर्लेयंस राजवंश है, नहीं आर्लेयंस वंश, आर्लेयंस वंश की स्थापना होती है। यानी कि बुलबुल वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया, आर्लेयंस। लेकिन भैया इसका कोई तो राजा होगा ना, तो राजा था लुई फिलिप। कौन था, लुई फिलिप। यानी कि आर्लेयंस का, जैसे बुलबुल राजवंश की समाप्ति हुआ, किस वंश का वहां पे स्थापना हुआ, आर्लेयंस का। उस आर्लेयंस का राजा कौन बना, लुई फिलिप था। लेकिन आप तो बोले थे कि जिसके भी नाम के पहले लुई जुटे वो नहीं रखते राजा में। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हम बोलते हैं, हम बोले भी हैं कि लुई जहां भी लग गया वो सारा का सारा जनता उसका खराब ही आया है, जनता के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ भी लुई फिलिप आया है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। अपवाद 100 में 99 इंसान भले खराब हो, लेकिन एक इंसान अच्छा होता है ना। तो लुई फिलिप भैया अच्छा इंसान था, ये जनता के बारे में सोचता था। लेकिन आपको भी पता है कि जिसके भी नाम के पहले लुई जुटे वो वंश रहेगा, कहीं कहाँ कुछ से जरूरी नहीं है। हाँ अरे यार अभी वही तो बोल रहे, हर जगह अपवाद होता है, अपवाद होता है यार, अपवाद होता है। हमको पता है कि हम पढ़ाए हैं कि जिसके आगे लुई लग गया इतिहास में, वो समझे कि बुलबुल राजवंश का होगा, नहीं तो बहुत ही खतरनाक होगा, जनता के बारे में नहीं सोचता होगा, भ्रष्टाचारी होगा, रूढ़िवादी होगा। लेकिन अपवाद, जब लुई अठारहवां चला गया तो लुई 18वां ही ना था, अंडे में था बुलबुल वंश का। तो जब ये चार्ल्स कम था तब कैसे बुलबुल वंश की समाप्ति हुई? हाँ तो जरूरी थोड़ी कि सब बुलबुल राजवंश का इस राजा बनता। तो बड़े दिमाग आते यार। यस सर। ये बताइए लुई 18वां था, लुई 18वां ना था बुलबुल वंश का, कि चार्ल्स 10वां था? लुई 18वां था, चार्ल्स 10 का वंश नहीं बताया गया है। अब चार्ल्स 10 का जब रूढ़िवादी था तब लुई 18वां के समय ही बुलबुल वंश का समाप्ति हो जाना चाहिए था। अभी क्या हुआ? रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी को हम लोग वंश से नहीं जोड़ते हैं। रूढ़िवादी का मतलब है खराब इंसान, खराब इंसान। तो जनता के लिए नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, जनता का भलाई नहीं करना, किसान को भलाई नहीं करना। रूढ़िवादी का मतलब ये होता है। रूढ़िवादी को हम लोग राजवंश से नहीं जोड़ेंगे। चार्ल्स 10 का कोई ये समाप्ति यस सर। ये चार्ल्स 10 के समय क्या रखिएगा? जब चार्ल्स 10 का कोई बात ही नहीं पता था, तब जब भाग्य तो कोई राजा था ही नहीं बचा वो फ्रांस में, कोई संभाले गद्दी को। तो चार्ल्स 10 को बनने से पहले तो बदल सकता था। नहीं तो जैसे ही भागा फिर चार्ल्स 10
मेजनी ने सॉरी वो मेटरनिक ने क्या किया ससुरा इसको भनक लगा दिया होगा तुम राजा बनो। लेकिन अब मेटरनिक को हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे राजवंश या गुरु राजवंश का किसी को राजा बनाए। जब फिर इसका मेटरनिक के हाथ में था तब बेचारा हम बता जैसे ये वाला जब आंदोलन हुआ ना, ये वाला जब आंदोलन हुआ 1830 वाला, ये इतना भयानक आंदोलन था कि मेटरनिक को भी डर बन गया, क्योंकि इस समय जनता प्रॉपर तरीका से एक हो गया, भड़क गया। समझ में आया? और याद रखो ये कौन किया था? मेजनी किया था, मेजनी किया था, मेजनी किया था। जब नाटक को सब खत्म कर दिया किसके कारण जनता को डराया? मेजनी में जनता के सारे नाटक नुक्कड़ से नहीं बताया गया, वो लोगों के पास में गया होगा, किसी ना किसी तरीके से हेल्प लिया होगा, जनता को समझाया होगा, जनता को एक किया होगा। तो उसको कितना दिन का समय लगा क्या होगा? डाउट नहीं है, उसमें लगा होगा 3 दिन तो भी होगा, ये डाउट नहीं है। और ये सब 4 नियम निकाला तो जनता को नहीं पता होगा। जनता को पता हुआ ना, जनता को तो पता हुआ ही 25 जुलाई 1830 को ये नियम लागू हो गया, जनता को पता लग गया जब हम लोग ये सब करना है, जनता भड़क गया और तुरंत उसके अगले दिन 26 जुलाई को आंदोलन शुरू कर दिया कि हम ये नियम कानून मतलब और अब अत्याचारी नहीं सहेंगे, अब मारेंगे तुमको भागो, तो खुद से भाग गया बेचारा। उसको लगा कि नहीं अब बचना भाग गया था। नहीं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, पहला नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 1830 की, जुलाई 1830 ईस्वी की 30 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखो, क्रांति के कारण को लिखे। अब बताओ 1830 का क्रांति कब हुआ था, कितना अच्छा से समझा दिए। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि 1830 ईस्वी के की क्रांति के प्रभावों को लिखे, प्रभावों को लिखे। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, मतलब कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ, बेटा समझ में आ गया तो भैया 4 दशक राजा था, ऐसा 4 नियम कानून लगाया जो कि लोगों को पसंद नहीं था, लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, ऐसे करके लिख देना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिख रहे हैं, तो हम आंसर पढ़ के तुम लोग को समझा देते हैं, ध्यान देना लिखना कैसे है, हो सकता थोड़ा सा माइंड में आ जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करते हैं कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति की क्या कारण था। तो आंसर लिखना है कि फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, यानी कि फ्रांस में गृह युद्ध का मतलब होता है उसके घर में, उसके देश में। तो 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1830 की, जिसे हम लोग 1830 के क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऐसे लिखना है कि फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसमें लिखना हो तो कुछ मेटरनिक के बारे में जोड़ देंगे, इसका आंसर बनाना हम लोग। तो मेटरनिक का कहना था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप क्या होता है, संक्रामित हो जाता है। इस क्रांति के 4 दशक एक निरंकुश आवादी राजा था, उन्होंने क्या किया, 4 नियम निकाला, जो कि 4 नियम किस प्रकार था, एक 2 नियम को लिख देना। अभी यहाँ पे आंसर में लिखना है कि ये नियम 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लागू होता है, जो कि जस्ट उसके अगले दिन 26 जुलाई 1830, जो कि जनता को ये नियम पसंद नहीं आता है, 26 जुलाई 1830 ईस्वी को आंदोलन शुरू करता है, जिस आंदोलन में 4 जुलाई को भागकर इंग्लैंड चला जाता है। आंसर हो गया। कहानी मैं तो तुम लोगों को यही बता दी कि आंसर तो अपने आप बन गया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रभाव पड़ा, तो ध्यान देना। जितना भी वियना सम्मेलन में जितना भी नियम कानून बनाया गया था, वियना सम्मेलन में नियम कानून कौन बनाया था, याद है ना, मेटरनिक। अब वियना किसका राजधानी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिखे। तो कैसे यहाँ पे लिखना है कि पहला पॉइंट, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को, यानी कि वियना कांग्रेस में जितने भी नियम कानून बनाया गया था सबको क्या करो, असफल करो, सबको खत्म करो, पहला। दूसरा
कि पूरे यूरोप में, बाकी यूरोप के अंतर्गत बाकी सब आता है, छोटा छोटा देश, पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। अब जनता बहुत खुश था, सामाजिक क्षेत्र में भी विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी विकास हुआ। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया गया, मतलब कि देश के प्रति अग्रसर रहना है, देश के प्रति काम करना है, उस चीज को बढ़ावा दिया गया। और जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन, क्योंकि ये सब युद्ध में, छोटा छोटा जो युद्ध हो रहा था, ये सब देश इतना टूट गया था, इतना कमजोर हो गया था कि हद से ज्यादा। तो इन लोग देश को, यानी कि जैसे जर्मनी को, इटली को, हंगरी, पोलैंड जैसे जितने भी देश था, सबको देश में क्या किया गया, विकास को बढ़ावा दिया गया, विकास किया। ये था हमारा आज तक कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो बड़ी दूर की बात है। नियम कानून, हाँ, भागा तबे नियम कानून टूटेगा, नहीं भागो तो नियम कानून तो लगा रहता। अगर हम कोई नियम कानून बनाए हैं तो हम यहाँ रहेंगे तो नियम कानून टूटेगा, हम भागने तब ना वो नियम कानून टूटेगा। तो जैसे भागा उसके बाद नियम कानून टूटा। और नियम कानून क्या टूटा अभी पता है ना, जितना भी वियना सम्मेलन में जितने भी वादा किए गए थे जनता के लिए, जब भलाई नहीं करना, सबको सफल कर दिया। जनता के लिए आर्थिक सामाजिक में भी विकास किया गया, देश के प्रति बढ़ावा दिया गया। और जितने भी युद्ध में छोटे छोटे देश जो कमजोर हो गए थे युद्ध की वजह से, जिन लोगों को क्षति हुआ था, उस देश को थोड़ा मोड़ा सहायता करके विकास किया। आया होगा लेकिन मजबूर था, अब नहीं जा सकता था जनता के पास में। हम तो बोले कि 18 जैसे ही आंदोलन हुआ ना, कि इतना भयानक आंदोलन था कि मिटरने को भी हिम्मत नहीं हुआ कि जनता के पास में जाए, कि जनता इसमें पूरा बौखला गया था। अच्छा, थोड़ी जान नहीं रहा होगा। हम अगर गांव के मुखिया हैं, हमको सब पता है कि कौन सा गांव हमको वोट देगा, कौन सा गांव वोट नहीं देगा। जो नहीं देगा ना, फिर भी हमको उसके गांव में वोट मांगने जाना होगा। हमको मन में पता है कि गांव वाला वोट हमको नहीं देगा, लेकिन फिर भी जाना होगा। ये नियम है, तो ज्यादा तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसे देखो, ट्यूशन या स्कूल में कमजोर बच्चा जो होता है, तेज बच्चा होता है, तो क्या टीचर का काम सिर्फ तेज बच्चा को पढ़ाना है? नहीं ना, जान रहा है कि उसके सामने 10 को 15 को 20 को बच्चा कमजोर बैठा हुआ है, तो सबको पढ़ाना है। बस वही है, बस उसको जोड़ थोड़ा सा ऊंचा लेवल। तो अब उसको शॉर्ट में सारा समरी बता दे, बिल्कुल 4 से 5 पॉइंट शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा लास्ट तक। अब इसको लिख के रहा, बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रहे हैं, सारा का सारा हिस्सा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। जैसे कि शॉर्ट में तो एक ही बार में कैसे समझ लेना है। पहला बार क्रांति कब हुआ था? 1789 में। उसके बाद क्रांति कब हुआ? 1830 ईस्वी में। उसके बाद क्रांति कब हुआ? 1848 ईस्वी में ना, 1848 ईस्वी में। इसके बाद हुआ इटली का एकीकरण, क्योंकि आगे बताएंगे इटली का एकीकरण। अभी तक हम लोग यहाँ देखिए, अब आगे देखिए कि लुईस लामा स्टार्ट में, शुरू में राजा कौन था? लुईस लामा था ना, ठीक है। उसके बाद लुईस लामा के बाद राजा कौन बना? लुईस 17वां राजा बना। और लुईस 17वां के बाद राजा कौन बना? नेपोलियन। अब नेपोलियन के बाद राजा कौन बना? लुई 18वां। अब लुई 18वां के बाद राजा कौन बना? चार्ल्स 10वां।
4 से दशम, एक ही बार में सारा ट्रिक बता दे रहे हैं, 4 से दशम। अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ड लेते हैं, पता है क्यों? लुई 16वां और लुई 17वां कौन सा वंश का था? बुर्बुर राजवंश। बुर्बुर राजवंश। नेपोलियन का वंश नहीं बताया गया। और लुई 18वां और 4 से दशम ये भी 17 कौन सा वंश का था? बुर्बुर बुर्बुर राजवंश का था। बुर्बुर राजवंश का था। अब यहाँ पे बुर्बुर राजवंश की क्या होता है? समाप्ति। अब एक नया वंश आता है, कौन सा? आर्लेयंस। आर्लेयंस वंश आता है। अब भैया इसका राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। अभी तक सारा इतिहास खत्म। नोट कर लो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। संस्थापक था लुई। इतिहास खत्म हो गया। राजा बना है, राजा फ्रांस का राजा बन गया। आर्लियंस का संस्थापक। हाँ, आर्लेयंस बोल संस्थापक की बात नहीं कर रहे, ये आर्ले वंश का था, संस्थापक नहीं था। हमको क्या पता कि आर्लेयंस को यही बनाया था? ये आर्लेयंस का एक वंश का एक इंसान था। और ये जो लुई फिलिप था वो जैसे ही बुर्बुर राजवंश की समाप्ति हुआ, भैया आर्लेयंस वंश का स्थापना होता है और उसका राजा बनता है लुई फिलिप। ये था पूरा शॉर्ट में, एक ही बार में इतिहास खत्म। अभी तक जहाँ तक पढ़े 1848 के नीचे इटली का एकीकरण चाहिए। इटली का 1831 में हुआ। 71 अब हुआ था। इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर से इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। अब इटली का एकीकरण का मसीहा पता ही है, किसे कहते हैं? मेजनी को कहते हैं भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। इटली का एकीकरण का मतलब जो इटली टूटा हुआ था 300 छोटे छोटे भागों में, उसको जोड़ने का काम किया। यहाँ तक किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।